नमस्कार मित्रों, महाकाव्य की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, महाकवियों की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे महाकवि भारवी की। महाकवि भारवी के जन्म के बारे में यदि हम बात करते हैं, उनके स्थिति काल के बारे में यदि हम बात करते हैं, उनकी रचनाओं के बारे में यदि हम बात करते हैं, तो निश्चित रूप से समझ लीजिए कि उनके बारे में जो तथ्यात्मक जानकारी है वही हम आपके साथ में शेयर करेंगे। वास्तविक नाम इनका दामोदर था, ध्यान रखेंगे, क्योंकि हम भारवी की बात करते हैं कि भारवी उनका नाम नहीं था, भारवी उनकी उपाधि थी। भारवी उनकी उपाधि थी। वास्तविक जो इनका नाम था वो दामोदर था। सवाल याद करेंगे, बिल्कुल सवाल बनेगा यहाँ पर। पिता का नाम श्रीधर, माता का नाम सुशीला। ये शकार में यदि इधर लिखा हुआ है तो आपको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। इसकी पत्नी रसिका या रसकुति और निवासी जो थे ये धारा नगरी के यहाँ थे। ये धारा नगरी बहुत इतिहास प्रसिद्ध नगरी है विभिन्न प्रकार से, क्योंकि कई बार पूछा गया सवाल है यहाँ पर कि इनमें से दामोदर किस महाकवि का नाम है। ठीक है, भारवी का वास्तविक नाम क्या था, भारवी का मूल नाम क्या था। ठीक है, तो ये पूछ लिया जाता है यहाँ पर। ठीक है, नगरी के बारे में, स्थान के बारे में तो जरूर पूछते हैं, कौन से राजा के साथ या किस व्यक्ति के साथ इनका संबंध जो है वो जुड़ा गया था। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना। सवाल बहुत नहीं बनते, लेकिन जितने बनते हैं यहाँ पर उनके बारे में तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। कई बार मैं कहता हूँ कि आपको लगता है कि ये तो 15 ही मिनट की वीडियो है, 15 मिनट में क्या होगा। भाई कवि भी तो एक है, कृति भी तो एक ही मिलती है आपको। ठीक है, अगर आपको एक किरातार्जुनीयम कृति मिलती है तो किरातार्जुनीयम में जितने सवाल बनते हैं उसमें 10 सवाल बनेंगे, उनमें से एक क्वेश्चन अगर आपके आ गया तो आपके तो जीवन की धारा बदल जाएगी ना उस एक क्वेश्चन से। छोटा है बड़ा है इस विषय पर आपको जाना ही नहीं, ये हमारा काम। हम सोच रहे हैं इसके बारे में, आपको किस कृति के बारे में, किस रचनाकार के बारे में कितना मटेरियल उपलब्ध करवाएं। जितना है आपको उतना ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, हम अपने अनुभव के आधार पर ही सारी चीजें आपके साथ शेयर कर रहे हैं। 30 वर्षों का अनुभव लेकर के मैं आपके साथ अपनी सारी चीजें शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। 30 वर्षों का अनुभव बहुत कम नहीं होता। आप में से बहुत से शिक्षार्थियों की तो आयु रही होगी इतनी यहाँ पर। ठीक है, हम बात करते हैं साहित्य के अलंकृत शैली के रूप में जाने जाते हैं। देखिए कितने सवाल बनते हैं, कितने सवाल बनते हैं, ध्यान रखना। मतलब एक एक क्वेश्चन आपको लग रहा है कि स्लाइड 1 है या ये स्लाइड 2 है यहाँ पर, लेकिन एक ही स्लाइड में कितने क्वेश्चन बन जाएंगे, आप देखते रह जाएंगे यहाँ पर। इस साहित्य की अलंकृत शैली के कवि, तो मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूँ यहाँ पर ये क्वेश्चन बन गया। जितने मैं रेखांकित कर रहा हूँ प्रश्न बन गए कि साहित्य में संस्कृत परंपरा में अलंकृत शैली के रूप में कौन से कवि को जाना जाता है। तो हम महाकवि भारवी की बात कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो अलंकारों की छटा दी है, इन्होंने जो विद्वत्ता का परिचय दिया वो अन्यत्र दुर्लभ है। और कुछ विद्वानों ने तो ये भी कहा कि इन्होंने हद से ज्यादा, लिमिट से ज्यादा जो है वो पांडित्य का प्रदर्शन किया। और लिमिट से ज्यादा पांडित्य का प्रदर्शन व्यक्ति करता है तो उसकी रचना जो है वो सार्वभौमिक नहीं बन पाती। ठीक है, उसकी रचना यूनिवर्सल नहीं बन पाती, क्योंकि आप ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दोगे, ऐसे टफ शब्दों का प्रयोग कर दोगे कि उसकी रचना का मतलब पूर्ण रूप से हम उसको हृदयंगम नहीं कर पाएंगे, आत्मसात नहीं कर पाएंगे। हमें व्याख्या की आवश्यकता महसूस होगी, हमें भाष्य की आवश्यकता महसूस होगी, हमें हेल्प बुक की आवश्यकता महसूस होगी। तो फिर कैसे हम पूर्ण रूप से उसको सार्वभौमिक बना पाए, ऐसा विद्वानों का तर्क है यहाँ पर। लेकिन भारवी ने अलंकृत शैली के विद्वान थे, ये बात आपको याद रखनी है। वो एक तथ्यात्मक जानकारी मैंने आपको दी है, आपको ध्यान होनी चाहिए। आगे हम बात कर रहे हैं चालुक्य वंशीय राजा पुलकेशी के एहोल शिलालेख 634 में इनका नाम मिलता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत से ऐसे शिलालेख हैं जिनमें चाहे वो कालिदास की बात हो, चाहे वो भारवी की बात हो, वर्णन मिलता है। तो किस राजा के साथ संबंध जोड़ा गया सवाल बनता है चालुक्य वंश से यहाँ पर। ठीक है, पुलकेशी की बात करते हैं तो पुलकेशी कौन सा है इसकी हम चर्चा करेंगे। शिलालेख की बात करते हैं तो एहोल शिलालेख की हम बात करेंगे, एहोल शिलालेख की बात करेंगे। एहोल शिलालेख का समय कौन सा है, तो यह समय आपके सामने लिखा गया है। बहुत सी चीजें, अवंती सुंदरी कथा के अनुसार ये पुलकेशी के अनुज विष्णुवर्धन 614 के सभा पंडित थे। ठीक है, विष्णुवर्धन का जो समय है ये माना गया है, उसके सभा पंडित थे और त्रावणकोर के निवासी थे यहाँ पर। तो ये सवाल पूछता जाता है यहाँ पर, भाई कहाँ के निवासी थे, त्रावणकोर के। किस राजा के साथ संबंध था, पुलकेशी। ठीक है, पुलकेशी का समय कौन सा आपको ध्यान रखना। ये तथ्य कहाँ मिलते हैं, एहोल शिलालेख में मिलते हैं। ठीक है, अलंकृत शैली के रचनाकार कवि के रूप में जाने जाते हैं। तो बहुत सवाल बन गए, बहुत सवाल। ये नहीं कि भी छोटा सा मटेरियल है तो उसमें से इससे क्या होगा। मटेरियल आप बहुत ज्यादा लिख देंगे और उसमें कोई तथ्य निकल करके समझ नहीं आएगा तो मतलब क्या है। जितनी चीजें थी सारी की सारी, जो 50 पेज का मटेरियल था उसको हमने एक पन्ने में समेटने का प्रयास किया है। अधिक पढ़ना मायने नहीं रख रहा, वो मोटी किताब आपके लिए मायने नहीं रख रही यहाँ पर। ठीक है, सारी किताबों का निष्कर्ष निकाल के आपको कितना मटेरियल दिया जा रहा है वो मायने रख रहा है। ठीक है, हमने 50 पन्नों में से पेज में से निकाल कर यदि एक पेज में आपको मटेरियल उपलब्ध करवा दिया तो आप तो यही तो चाहते हैं, अन्यथा वो 50 पेज तो आपके पास भी है ना सारे के सारे। एक ही चीज को हम एक धरातल पर लाने की कोशिश करते हैं, विभिन्न चीजों को। यहाँ पर यही सवाल यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आपसे। त्रावणकोर के निवासी, इनका काल 6ठी शताब्दी का उत्तरार्ध या 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। क्योंकि हम फिक्स नहीं कह सकते, हम फिक्स कुछ भी नहीं कह सकते। इसलिए नहीं कह सकते फिक्स भाई 7वीं शताब्दी है कि 6ठी शताब्दी का उत्तरार्ध रहा होगा तो 7वीं का पूर्वार्ध भी रहा होगा, क्योंकि फैक्ट तो हमारे पास को उपलब्ध होते नहीं।
और एक व्यक्ति का यदि समय है तो लगभग 50 साल तो इनके अंतराल को हम मान के ही चलते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस आधार पर ये तो हम तथ्यों के आधार पर कुछ नहीं कह सकते, ऐसा रहा होगा। इनकी कीर्ति का प्रसार करने वाला इनका एक ग्रंथ क्रातार्जुनीयम मिलता है यहाँ पर। तो सिंपल सी चीज है भाई, इनकी कीर्ति का प्रसार करने वाला ग्रंथ कौन सा मिलता है? क्रातार्जुनीयम। महाकवि भारवी की एक ही तो रचना मिलती है, क्रातार्जुनीयम। अब इस क्रातार्जुनीयम के बारे में बहुत ज्यादा मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट और आपने इसको पढ़ा है। इसमें क्रात कौन है, शिव कौन है, यहाँ पर अर्जुन के साथ क्या संबंध रहा, शिव और अर्जुन ने यानी क्रात और अर्जुन ने क्यों युद्ध किया आपस में, पाशुपत्र अस्त्र को प्राप्त करने के लिए अर्जुन ने युद्ध किया भगवान शिव के साथ में, क्या अर्जुन को सफलता मिली, ठीक है, या अर्जुन को सफलता नहीं मिली, यदि सफलता मिली तो भगवान शिव ने क्या सोच करके अर्जुन को पाशुपत्र नामक अस्त्र दे दिया, आगे चल करके महाभारत के युद्ध में वो काम आता है। ये सारी चीजें आपने क्रातार्जुन में पढ़ी है। तो सवाल केवल इतना बनता है कि इनमें से भारवी की कृति कौन सी है? क्रातार्जुनीयम। अब क्रातार्जुनीयम में छंद कौन सा है, रस कौन सा है, श्लोक कितने हैं, सर्ग कितने हैं, ये चीजें आपके बारे में सामान्य सी जानकारी की है तो आप कर लीजिए। भारवी ने कथानक के अधिक वर्णों का महत्व दिया है, जिसको अलंकृत शैली या विचित्र मार्ग कहा जाता है। यानी भारवी की शैली को हम विचित्र मार्ग भी कहते हैं। अलंकृत शैली के कवि तो हैं, विचित्र मार्ग के कवि भी हम कहते हैं, क्योंकि एक छोटी सी घटना को इतना विस्तार दे देना, और वो भी एक अलंकृत शैली के माध्यम से, जिसमें व्यक्ति उससे बंधा रहे, मतलब पात्रों के साथ व्यक्ति बंधा हुआ सा महसूस करे, बीच में छोड़ नहीं सकता, रस का एक स्वाद सूत्र उसके साथ में बंध जाता है। ये भारवी की विशेषता है, विचित्र शैली की। मल्लीनाथ की प्रमुख टीका मानी गई, जिसका नाम घंटापथ है यहाँ पर, ठीक है। ये घंटापथ जो है ये बहुत महत्वपूर्ण टीका है और कई बार सवाल इसमें पूछा गया है। यदि मल्लीनाथ की जो टीका है जिसका नाम क्या है? घंटापथ, ठीक है। क्रातार्जुनीय के ऊपर विभिन्न प्रकार की टीकाएं लिखी गई, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण टीका क्रातार्जुनीयम पर जो मिलती है वो मल्लीनाथ द्वारा लिखित टीका घंटापथ मिलती है, जिसमें मूल रूप से नारी, केल, फल, सम्मत आदि शब्दों का प्रयोग किया है। कि भारवी की जो कृति है, भारवी की जो शैली है वो नारियल के समान है, ऊपर से कठोर दिखाई देती है लेकिन अंदर वो पूर्ण रूप से भाव का गंभीर उसमें दिखाई देता है यहाँ पर, ठीक है। उसमें पूर्ण रूप से रस दिखाई देती है, रस की परिपक्वता दिखाई देती है। तो ये घंटापथ नामक इस शैली, इसको भी आपको ध्यान रखना है। मल्लीनाथ ने भारवी की वाणी को नारी केल फल सम्मित कहा यहाँ पर, ठीक है। ये केल यहाँ पर एक शब्द है, उसके बाद में नारी केल फल सम्मित कहा है। मैंने बताया कि नारियल के फल के समान उसको कहा है। ऊपर से इनकी शैली कठोर हो सकती है लेकिन अंदर से भावों का गंभीर और यहाँ पर उदात्त चरित्र का वर्णन इनकी शैली में मिलता है। जैसे नारियल का फल ऊपर से कठोर और अंदर से कोमल होता है, उसी प्रकार रस पूर्ण रचना कहा जाता है। इस महाकाव्य के प्रथम 3 पदों को कठिनता के कारण से पाषाण त्रयी कहा जाता है, ठीक है। प्रथम 3 पद है। मूल रूप से हम इसमें सर्गों की चर्चा करते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ पर मूल रूप से हम सर्गों की चर्चा करते हैं। 18 सर्गों में ये जो निबद्ध है, ठीक है। तो इसमें मूल रूप से पाषाण त्रयी, कई बार पूछ लिया जाता है कि पहले पाठ को पाषाण त्रयी कहते हैं कि बाद वाले पदों को पाषाण त्रयी कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। पहले सर्गों को पाषाण त्रयी कहा गया कि लास्ट के सर्ग को पाषाण त्रयी कहा गया। तो इन तीनों सर्गों को मिला करके जो मूल रूप से जो क्वेश्चन बनता है उसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और ये प्रारंभिक है, इसको ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये भारवी की प्रतिभा का ही महाभारत के छोटे से वन पर को इन्होंने 18 सर्गों में निबद्ध कर दिया। तो ये क्वेश्चन बनता है कि भाई सर्ग कितने हैं? 18 सर्ग। हमने कहा कि ये इनकी विचित्र शैली है, ये इनकी कवि की कल्पना है कि महाभारत की एक छोटी सी घटना, महाभारत की एक छोटी सी घटना को अर्जुन ने जो पाशुपत्र अस्त्र प्राप्त किया शिव की आराधना करके, उस छोटी सी घटना को और इतना बड़ा विस्तार दे दिया यहाँ पर। किस तरह से वनेचर जाता है, कैसे लौट करके आता है, कैसे सारी युधिष्ठिर की व्यवस्था को बताता है, युधिष्ठिर को दुर्योधन की व्यवस्था को बताता है, कितने सुंदर शब्दों का प्रयोग किया है, हितम मनोहारी च दुर्लभम वचे जैसे शब्दों का प्रयोग किया है, कैसी सुंदर कोटेशंस और उक्तियां हमारे सामने आई है। एक छोटी सी घटना इतना विस्तार दे देना, ये महाकवि की विशेषता का परिचायक है। इस महाकाव्य का प्रारंभ श्री शब्द से तथा अंत जो है वो लक्ष्मी शब्द से होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक रचना आपके सामने ऐसी जो श्री से प्रारंभ होकर श्री पर खत्म होती है। एक रचना आपके सामने ऐसी है जो श्री से प्रारंभ होकर के श्री पर खत्म होती है, लेकिन एक रचना आपके साथ ऐसी है जो श्री से प्रारंभ होकर लक्ष्मी पर खत्म होती है, और ये वही रचना है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं मतलब भारवी की कृति क्रातार्जुनीयम की चर्चा हम कर रहे हैं। और भारवी को आत्पात्र की उपाधि मिली हुई थी, यानी आत्पात्र की उपाधि भारवी को मिली हुई थी, और भारवी भी इनकी उपाधि थी। इनका जो मूल नाम था, इनका जो वास्तविक नाम था वो दामोदर था। तो बहुत से सवाल बनते हैं भाई, जन्म स्थान के बारे में सवाल बन गया, स्थिति कार्य के बारे में सवाल बन गया, कहाँ से
प्राप्त होती हैं चीज़ें, एहुल शिलालेख की हमने बात की, किस राजा के साथ संबंध है पुलकेशी की हमने बात की, यहाँ पर पुलकेशी के काल की हमने चर्चा की, इनकी एकमात्र कृति करातार्जुनियम की चर्चा की, 18 सर्गों में निबद्ध है उसकी हमने बात की, अलंकृत शैली की चर्चा हमने की, विचित्र मार्ग की हमने चर्चा की, प्रारंभ श्री शब्द से होता और अंत लक्ष्मी शब्द से होता है इसकी हमने चर्चा की। ठीक है, जितने भी सवाल बन सकते हैं भारवी के बारे में, महाकवि भारवी के बारे में जितने सवाल बन सकते हैं उन सारे सवालों की हमने चर्चा की है। भारवी इनका मूल नाम नहीं था, दामोदर इनका मूल नाम था। ठीक है, इनकी जो भारवी थी ये उपाधि दी गई थी, ये विचित्र मार्ग के थे, इनके पांडित्य बहुत मिलता है, इनकी रचनाओं में पांडित्य झलकता है। विद्वानों ने इनके बारे में ये भी कहा कि इन्होंने पांडित्य का लिमिट से अधिक प्रयोग किया है। ठीक है, दिखावा आडंबरपूर्ण शैली का प्रयोग किया है। विद्वान चाहे कुछ भी कहें, यहाँ पर विद्वान एक पद नहीं हो सकते, लेकिन भारवी की प्रतिभा अद्वितीय थी, भारवी का ज्ञान अद्वितीय था। भारवी की कृति करातार्जुनियम जो है वो संस्कृत साहित्य में एक अखंड कृति के लिए, एक अमूल्य कृति के लिए मूल रूप से सदा सदा के लिए स्मरण की जाएगी। आज की क्लास में इतना ही, नमस्कार।